एक दिन मैं कॉलेज से वापस आ रही थी कि अचानक वहाँ एक औरत गुजरी और बोली, मुबारक हो, तुम गर्भवती हो गई। और मैंने गुस्से से कहा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। ये सुनकर उस औरत का रंग फक हो गया और बोली, जल्दी से यहाँ से भाग। मैं घर आई तो मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी बोली, कोई जाहिल गवार औरत होगी, तू ध्यान ना दे। मैं ये सब बातें भूलकर सो गई और आधी रात को मेरी आँख खुली तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मेरा नाम अंकिता है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और बहुत ही लाडली औलाद थी, इसीलिए मैं काफ़ी बिगड़ी हुई थी। मेरी हर बात मानी जाती थी और मैं इंसान को इंसान ही नहीं समझती थी। मैंने इंटर के इम्तिहान पास किए तो घर में ज़िद लगा दी, मुझे हर हाल में नाना के गांव में ही छुट्टियां गुजारने जाना है। मम्मी भी बहुत समय से नाना के घर जाने का प्लान कर रही थी, मगर काम की वजह से कभी जा नहीं पाती थी। इस दफ़ा मैंने घर में ज़िद की तो पापा ने भी मेरी बात मान ली और ज़बरदस्ती मम्मी को गांव की तरफ रवाना कर दिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि गांव तो मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रख देगा। अगर मुझे ज़रा भी इल्म होता कि मैं गांव का पानी मुझे रास ही नहीं आएगा तो मैं शायद कभी गांव में का जाने का नाम भी नहीं लेती। बात कुछ यूँ है कि मैं और मेरी मम्मी दोनों ही गांव के लिए रवाना हो चुके थे। वहाँ पर नाना नानी ने हमारा बहुत ही खूबसूरत स्वागत किया था। मेरी मौसी और उनके बच्चों ने हमारा बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। शुरू से ही मुझे बहुत सर चढ़ाया गया था, इसीलिए मैं इतनी तवज्जो पाकर बहुत ही घमंडी और ज़िद्दी हो गई थी। गांव में जब जहाँ जाने को दिल चाहता मुंह उठाकर चली जाती और किसी से इजाज़त लेना या किसी को बताना भी गवारा ना समझती। एक दिन मैं और मेरी कज़िन शाम को गांव की सैर करते के लिए निकल गए और मेरी नज़र एक लड़के पर पड़ी। वो मुझे पेड़ के पीछे से देख रहा था। मेरी कज़िन हंसने लगी और कहने लगी, लगता है कि तुम इस गांव की ही होकर रह जाओगी, शायद तुम्हारे बहुत रिश्ते आने वाले हैं। मैं हंसकर बोली, मैं यहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने तो ज़रूर आया करूँगी, लेकिन गांव के माहौल में मेरा गुजारा नामुमकिन है। यह बात आई गई होगी। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का तो सच में ही मेरा दीवाना हो गया था। एक दिन मैं अकेले ही नाना के गांव के शहर को निकल गई, क्योंकि यह बाग हमारे घर से बहुत करीब था। मैं किसी भी वक्त आ जा सकती थी, इसीलिए मैं कुछ समय सुकून माहौल में गुजारना चाहती थी। मैं सैर कर रही थी जब अचानक मुझे किसी ने पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का था जो उस दिन मुझे पेड़ के पीछे से झांक रहा था। मैंने माथे पर बल पड़ गई और मैंने कहा कि बोलो, कौन हो तुम? वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने भी इसकी शख्सियत का जायज़ा लिया तो वह एक बददिमाग लड़का था। इसकी शख्सियत में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उससे प्यार हो सके। वह लड़का बोला, अंकिता, मैं जानता हूँ कि आप हमारे गांव की नहीं हैं, आप शायद किसी शहर से आई हैं। मैंने जब आपको पहली नज़र देखा तब से आपको पसंद करने लगा, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आपसे शादी करके आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने गाँव में ही रख लूँ। आप जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी बसर करती रहीं, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैं बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हो? कहाँ तुम, कहाँ मैं? तुमने कभी मखमल में टाट का पेवंद लगते हुए देखा है? तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे साथ? उन्हें यह बात सोच समझ कर करनी चाहिए थी। वो लड़का एकदम से रोने लगा। इसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और बोला, जाओ, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम इस गांव में हमेशा के लिए होकर रह जाओ। तुम यहाँ से निकलना चाहो तो भी निकल नहीं पाओगी। तुम्हारा नसीब में उदासी, गम और परेशानी लिख दी जाए। मैं बद्दुआ सुनकर सहम चुकी थी, क्योंकि मैंने आज तक किसी के मुंह से अपने लिए बद्दुआ नहीं सुनी थी। वो लड़का चला गया तो मैं भी भागती घर वापस आ गई। मैं भी इस लड़के की बातों को सोचकर परेशान होती रही, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही मैं अपनी कज़न के साथ बातें करते हुए मुझे वो लड़का भूल गया था। मैं एकदम सुकून हो चुकी थी और रात में देर से सोई थी। सुबह उठी तो मैं बिल्कुल पुरसुकून थी। मैंने नाश्ता किया और चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल गई। मैं चहलकदमी करते करते काफ़ी दूर निकल गई थी। मुझे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आया। हर तरफ हरियाली हरियाली थी। एक तरफ को बहुत ही खूबसूरत नहर बह रही थी। मुझे प्यास लगी हुई थी, इसीलिए मैं बैठकर पानी पीने लगी। तभी मुझे एक औरत गुजरती हुई नज़र आई। मुझे नहर से पानी पीते हुए देखकर जल्दी से मेरे पास आई।
और मुस्कुराकर बोली, बेटी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एकदम हैरान हो गई कि औरत जिससे मैं जानती भी नहीं हूँ यह मुझे किस बात की मुबारकबाद दे रही है। मैं बोली, क्या क्या बात है, आप मुझे क्यों मुबारकबाद दे रही हैं? वो औरत मुस्कुराकर बोली, ये नहर हमारे गांव में औलाद की नहर के नाम से मशहूर है। तुमने यहाँ से पानी पी लिया, बहुत जल्द तुम बहुत ही खूबसूरत से बच्चे को जन्म दोगी। मैं उस औरत की बात सुनकर एकदम से सहम गई थी। फिर मुस्कुराकर बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ? मेरी बात सुनकर वो औरत बहुत परेशान हो गई और बोली, कमबख्त, तुमने ये क्या कर डाला? तुमने तो खुद को बर्बाद कर लिया, तुमने तो अपने भाग्य ही उजाड़ लिए। अब यहाँ से उठकर भाग जाओ, इससे पहले कि कोई और तुम्हें यहाँ पर देख ले, तुम्हारी बदनामी जगह जगह फैल जाए। मेरे तो पसीने छूट गए थे, मैं बहुत घबरा गई और तकरीबन दौड़ती हुई घर की तरफ भागी। मेरी जैसे ही हवेली का गेट पर किया, सब मुझसे पूछने लगे, अंकिता तुम कहाँ चली गई थी? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं इनकी बातों का कोई जवाब देती मैं अपना भाग्य उजाड़ने गई थी। मैंने किसी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी मम्मी के कमरे में चली गई। वो इस समय अकेली ही बैठी गीता पढ़ रही थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी बोली, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तुम सुबह से कहाँ गायब हो गई थी? मैं बोली, मम्मी मैं तो गांव की सैर को निकली थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी यह सब गज़ब हो जाएगा। मम्मी एकदम से परेशान हो गई, बोली, बेटा क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ, मेरा तो दिल बैठने लगा है। तब मैंने रोते हुए सारा माजरा सुना दिया। मैंने औलाद वाली नहर से पानी पी लिया, वहाँ पर एक औरत थी, इसने मुझे कहा कि तुम आज एक बच्चा जन्म दोगी। मम्मी मुझे बचा लें, मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। आप तो जानती हैं ना, मैं तो किसी से मोहब्बत भी नहीं करती, मैं तो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तेज़ तेज़ बोलती चली गई। मम्मी ने मुझे अपने साथ लिपटा लिया और बोली, क्या बात है, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी ऐसे परवरिश भी नहीं की थी कि तुम गांव की एक अनपढ़ औरत की बातों में आकर इतनी परेशान हो जाओ। तुम खुद अच्छी भली समझदार लड़की हो, खुद ही मुझे बताओ कि लड़कियां अकेली औलाद जन्म दे सकती हैं क्या? हरगिज़ नहीं। यह नहर का पानी इतना ही कारगर होता तो आज हमारे मुल्क में कोई भी बेऔलाद जोड़ा ना होता। इसीलिए बेटी तुम इन बातों में मत पड़ो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मम्मी की बातों ने मुझे तसल्ली दी और मैं सोचने लगी कि मैं बिना वजह ही उस औरत की बातों में आ गई। मैंने परेशानी को छोड़ दिया और अपनी कज़न के पास जाकर बातें करने लगी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा था। रात हम सब ने मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं बहुत गहरी नींद सो रही थी जब मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं दर्द से तड़पने लगी। मैं उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी, पर इस वक्त मैं क्या करूं? मैं उठकर अपने कमरे से बाहर चक्कर लगाने लगी। ये दर्द किसी तौर पर भी कम नहीं हो रहा था। मैंने कानों में इस औरत की कही हुई बातें गूंजने लगी। वह औरत रही थी कि तुम आज एक बच्चे को जन्म दोगी। ये सोचते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और मम्मी के कमरे में की तरफ बढ़ने लगी। मैंने जैसे ही मम्मी के कमरे में कदम रखा तो फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी भी गहरी नींद सो रही थी। वो मेरी आवाज़ सुनकर एकदम से हड़बड़ाकर उठकर बैठ गई। मैं मम्मी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मम्मी बोली, अंकिता क्या बात है, मुझे कुछ तो बताओ, तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं बोली, मम्मी जल्दी से किसी दाई को बुलाओ, मैं बच्चा जन्म देने वाली हूँ। मेरी मम्मी एकदम मुझसे देखने लगी और बोली, अंकिता क्या बकवास कर रही हो तुम, अभी कुंवारी हो, कुंवारी लड़कियां बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तुमने उस औरत की बातों को सर पर सवार कर लिया है, शायद इससे तुम्हारी हालत बिगड़ गई है। ये दर्द की गोली खाओ, आराम से सो जाओ। लेकिन मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा। मैं मम्मी के बेड पर लेटकर तड़पने लगी थी। मम्मी भी परेशान हो चुकी थी। सुबह के 3 बज चुके थे। मम्मी ने हवेली के नौकर को भेजकर एक दाई को बुला लिया। वह कमरे में आई तो मैं उसे देखकर पहचान गई थी। यह तो वही औरत थी जिसने मुझे नहर पर पानी पीते हुए देखा था। वो मुझे देखकर बोली, हे भगवान, मैंने कहा था ना, तुमने गजब कर दिया। तुमने इस नहर से पानी क्यों पिया था? अब इसका क्या अंजाम आएगा भगवान ही बचाए। दर्द इस कदर बढ़ चुकी थी कि मेरी आंखें बंद होने लगी थी। इस दाई ने मम्मी को कमरे से बाहर भेज दिया और तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे सुन्न होते हुए दिमाग से किसी नवजात बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद मुझे कुछ खबर न हुआ। न जाने मैं कितने घंटे सोती रही। मेरी आँख खुली तो मेरे पहलू में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था और साथ ही बैठी मेरी मम्मी आंसू बहाती
रही और बोली, अंकिता ये क्या हो गया? हम तो खुशियाँ लेने आए थे, यह गम हमारे मुकद्दर में क्यों बन गई? मैं गुस्से से फनकार कर बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप मुझे क्यों नहीं बताया कि गांव में ऐसी कोई नहर भी मौजूद है? जो मम्मी रोने लगी और बोली, बेटी मुझे ऐसी बातों पर शुरू से यकीन न था। यह तो हमारे बचपन का किस्सा था कि नहर का पानी पीने से औलाद हो जाती है। भला मुझे कहाँ पता था कि यह किस्सा तुम्हारा बचपन ही खा जाएगा। मम्मी बदनामी से बहुत खौफ ज़्यादा हो चुकी थी। मेरे नाना अपने गांव के चौधरी थे, वहीं पंचायत लगाकर फैसला सुनाया करते थे। अब अगर यह बात गांव में फैल जाती कि इनके शहर से आई कुंवारी नवासी ने बच्चा जन्म दिया है तो उनकी क्या इज्जत रह जाती। मेरी मौसियाँ भी बहुत परेशान थी। समझ ही नहीं आता था कि ऊँट किस करवट बैठेगा। शाम हुई तो वही दाई मेरी खैरियत मालूम करने आई थी। वह मेरे पास आकर बैठ गई और मम्मी से कहने लगी, मेरी बहन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बच्ची मासूम है, इसने किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया। मैंने खुद से ही अपनी आंखों से नहर का पानी पीते हुए देखा है। मैं जानती हूँ अगर यह बात हवेली की चारदीवारी से बाहर निकल गई तो आप लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। अब मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो आम हालात में बिल्कुल भी मुनासिब ना होती और ना ही मैं ये बात कहने की हिम्मत कर सकती थी। बात यह है कि अगर आप अंकिता की शादी मेरे बेटे से कर देंगी तो मैं ये बात सबसे छुपा लूँगी कि आपकी कुंवारी बेटी ने बच्चा जन्मा है। मैं गांव में यह मशहूर कर दूँगी कि यह बच्चा मेरी बड़ी बहू का है। वह बांझ है, इसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, मगर बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह उसको बच्चा भी मिल जाएगा और आपकी इज्जत भी रह जाएगी। मम्मी बहुत परेशान थी। वह बोली, मेरी बेटी बहुत नाजुक से पली है, यह यहाँ चूल्हे का काम नहीं कर पाएगी, इसका तो गांव के माहौल में दम घुट कर रह जाएगा। वह दाई बोली, शादी के बाद आपकी बेटी को मैं महारानी बना कर ना रखा तो फिर कहना, बल्कि मेरा बेटा भी शादी के बाद आपका ही हो जाएगा, दिल चाहे तो इससे भी अपने साथ ले जाएगा। मम्मी ने सोचने के लिए टाइम मांगा तो वह दाई उठकर चली गई। मम्मी मौसी से बातें करने लगी। मम्मी कहने लगी कि मुझे इस दाई की समझ नहीं आती कि क्यों मेरी ऐबदार बेटी को इच्छाओं से ब्याहना चाहती है। मौसी कहने लगी, ज़्यादा मत सोचो, ये दाई लोग हैं तो गरीब ही मगर अच्छी औरत है, इसकी नीयत में कोई खोट नहीं। यह तो इसलिए चाहती है कि तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी कर दे, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे घरों में रिश्ता करने के शौकीन होते हैं। इसके लिए बड़े फ़क्र की बात होगी कि इसके बेटे की शादी गांव के चौधरी के नवासी से हुई है। मम्मी परेशान थी कि पापा को क्या जवाब देंगे, मगर हालात से मजबूर होकर ही इन्हें ये कदम उठाना पड़ा और मुझे इस दाई के बेटे से शादी करके विदा कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे अपने बच्चे से भी कोई खास लगाव नहीं था और ना ही मैं इसका ख्याल रखती थी। एक ऐसा बच्चा जिसने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली हो, क्यों मुझे अच्छा लग सकता है। शादी के दिन ही मेरी सास ने मुझसे इजाज़त लेकर वो बच्चा अपनी बहू को दे दिया, जबकि मैं घूंघट ओढ़ कर बैठी थी, सोच रही थी कि आखिर ज़िंदगी ने मेरे साथ कैसा सितम कर डाला है। तो थोड़ी ही देर बाद मेरे पति कमरे में आ गया था। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदम तले से ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि मेरा पति तो वही लड़का था जिसे मैंने उस दिन नाना के बाग में धुतकार दिया था। मेरे चेहरे की रंगत देखकर वह हंसकर बोला, ए बीबी, ज़िंदगी कभी कभी हमें सरप्राइज़ भी दे दिया करती है। मेरा नाम अंकुश है, शायद इससे पहले तुमने जानने की कोशिश ही ना की हो। आज मेरी होकर मेरे सामने बैठी हो, मगर तुम मेरी नज़रों में अपनी अहमियत खो चुकी हो। मम्मी कहती है कि तुमने नहर का पानी पिया था इसीलिए तुम्हें औलाद हुई है, मगर मुझे लगता है कि शहर की लड़कियों के किरदार पर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि तुम और तुम्हारी माँ शहर से सिर्फ इसीलिए यहाँ पर आई हो कि तुम उम्मीद से हो गई हो। मुझे नफ़रत है इस तरह की बदकिरदार लड़कियों से। एहसान में मेरे मुंह पर शब्दों के कई थप्पड़ बरसा दिए गए थे। मेरी आंखों से कई आंसू टूटकर गिर पड़े थे। अंकुश उठकर के बाहर चला गया तो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। हालात ने किस तरह पलटा खाया था कि मैं दो दंग ही रह गई थी। वो रात मेरी ज़िंदगी की बुरी रातों में से पहली रात थी। इसके बाद मुझ पर गमों के पहाड़ मुझ पर टूट पड़े थे। अंकुश बैठते बैठते
शब्दों की चाबुक मुझ पर मारता रहता था। मेरी सास अच्छी थी, वो कहती थी कि तुम मासूम लड़की हो, मैं गवाह हूँ इस बात की कि तुम्हारे किरदार में किसी किस्म का कोई खोट नहीं। तुम फिक्र ना करो, एक ना एक दिन अंकुश भी सुधर जाएगा। मेरी जेठानी मेरे बच्चे पर जान लुटाती थी, सारा सारा दिन इसके साथ खेलती, इसका ख्याल रखती। एक वो दिन मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, अंकिता एक बात कहूँ, तुम कभी मुझसे मेरा बच्चा तो नहीं लोगी? शादी के इतने सालों बाद मेरी गोद में बच्चा आया है तो ऐसा लगता है यह मेरा ही है, मेरे वजूद का टुकड़ा है। अगर यह मुझसे दूर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं हंसकर बोली, मुझे इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है, मैं पागल नहीं हूँ कि एक चाहत करने वाली औरत से ये बच्चा छीन लूँ। वो मुझे दुआएं देती वहाँ से उठकर चली गई। मेरी मम्मी शहर चली गई और इस बात ने अंकुश को शहर दे दिया था। अब मुझ पर हाथ उठाने लगा था। वो अक्सर कहता था कि तुमने मुझे एक बार ठुकराया था, मैं तुम्हें बार बार ठुकराऊंगा, तब तुम्हें इल्म होगा कि ये सब झेलना कितना खतरनाक होता है। एक रात मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ बहुत आ रही थी। दिल में ख्याल आया कि जेठानी से जाकर पूछूं कि आखिर माजरा क्या है। मेरा जेठ शहर से बाहर होता था, इसीलिए मैं रात के पिछले पहर उनके कमरे की तरफ चल दी। कमरे से मुझे मेरे नाम की आवाज़ सुनाई दी तो मेरे कदम बढ़ते हुए खुद ब खुद रुक गए थे। मेरी जेठानी रो रो कर मेरी सास से बोल रही थी कि वो बोली, मम्मी जी, शादी के इतने सालों बाद भगवान ने मुझे औलाद दी थी, मगर आपने मुझे शक्ल भी ना देखने दी और मेरे पहलू से उठाकर मेरे बच्चे को अंकिता को दे दिया। मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा 2 दिन मुझसे दूर रहा था। मुझे वो वक्त नहीं भूलता। मेरे दिल में बदगुमानी जगह बना चुकी है। मुझे इल्म है कि शायद इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है, मगर वह इसी गम में जी रही है कि इसने बेटे को जन्म दिया है। जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो मुझसे छीन लेगी। मेरी सास की आवाज़ आई। वह मेरी जेठानी से कह रही थी कि बेटी, तुम गम ना करो, कल तुम्हारा तो आज भी तुम्हारा है। तुम जानती हो ना, मेरी सारी ज़िंदगी बड़ी गुर्बत में गुजरी है, मगर मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, शराफत का दामन कभी नहीं छोड़ा। मगर इस इंसान औलाद की खातिर सब कुछ कर गुजरता है। मैंने ये सब कुछ अंकुश के कहने पर ही किया था। इसने अंकिता को देखा और पसंद कर लिया। जब अंकिता ने शादी की बात की तो मेरे बेटे को छिनक दिया था। अंकुश ने उस दिन कसम खा ली थी कि हर कीमत पर अंकिता को हासिल करके ही रहेगा। उसने मुझसे कहा था कि अगर आपने मेरे लिए रास्ता नहीं निकाला तो मैं अंकिता को अगवा कर लूँगा। इस बात की सुनकर मेरा दिल दहल गया था। तुम जानती हो ना अंकुश कितना ज़िद्दी है, वह अपना कहा सच करके दिखाता है। मैं नहीं चाहती थी कि चौधरियों की बेटी अगवा हो, इस तरह इनकी इज्जत खाक में मिल जाती और बेचारी अंकिता की ज़िंदगी तबाह हो जाती। इसीलिए मैंने अंकिता को इज्जत से ब्याह कर लाने के लिए ये सब किया। हो सकता है कि मेरा तरीका गलत था, मगर मेरा मकसद गलत नहीं था। मैंने अपनी बेटे को ये गलत कदम उठाने से रोकने के लिए किया था तो बचपन की भूली बिसरी याद को ताज़ा कर दिया था। बचपन में सुना था कि इस गांव में एक नहर है, जो लड़की भी इससे पानी पी ले वह गर्भवती हो जाती है। मैंने तो वह नहर देखी भी नहीं थी। वो कहा है कि जब उस दिन अंकिता को पानी पीते देखा तो झूठ बोल दिया कि ये तो वही नहर है। और फिर दोपहर में मैंने जानने वाले के हाथ अंकिता के लिए जलेबियाँ भेज दी, जिसमें मैंने दर्द की दवा मिलाई थी। इस दवा का असर होते होते रात हो चुकी थी। इधर से तुम्हारी तरफ से भी खुशी मिली थी, तो फिर अंकिता की तबीयत बिगड़ गई, इसीलिए मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर वहाँ ले गई। लेकिन देखी वादे के मुताबिक तुम्हारा बच्चा तुमसे मिलवा दिया। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मुझे अंकुश की मोहब्बत में ही इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी एक अच्छा पति साबित नहीं हुआ, बल्कि वो तो अंकिता को जूते की नोक पर रखता है और इसको बदकिरदार के ताने देता है। अंकुश ने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। ये बातें सुनकर मैं कांपने लगी थी। मुझ में खड़े रहने की हिम्मत नहीं रही थी, इसीलिए मैं दबे कदमों अपने कमरे में वापस आ गई थी। वो सारी रात मैंने बड़ी परेशानी में गुजारी। सुबह जैसे ही अंकुश घर से निकला तो मैं अपनी सास और जेठानी से नज़र बचाकर अपने नाना के हवेली आ गई थी। वहाँ जाकर मैंने अपनी माँ बाप को फ़ोन करके गांव बुला लिया था। जब वो लोग आए तो मैंने सारा किस्सा खोलकर उनके सामने रख दिया। अब तो वो गुस्से से पागल ही हो गए थे। उन्होंने नौकर को भेजकर अंकुश को हवेली बुलवाया और उसकी खूब दुर्गत बनाई थी। मुझे तलाक दिलवाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने शहर जाकर अपनी पढ़ाई हासिल की। मैं जानती थी मेरी ज़िंदगी एक गलत शादी पर ख़त्म नहीं होती। आगे यकीनन भगवान ने कुछ मेरे लिए अच्छा ही
रखा होगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।